चलो आज के सेशन में हम देखेंगे कि एयर कूलर क्या होता है। मुख्यतः हमारे घरों में जो एयर कूलर होते हैं ना, ये एयर कूलर हवा को ठंडा करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये जो एयर कूलर होते हैं, ये एयर कूलर किस तरह से काम करते हैं, इसके भीतर क्या क्या होता है, ये आज हम देखने वाले हैं। एयर कूलर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पोर्टेबल टाइप कूलर और दूसरा होता है विंडो टाइप कूलर। पोर्टेबल टाइप रूम कूलर मतलब उस कूलर को हम कहीं पे भी पोर्ट कर सकते हैं। जिस जगह पर हमें ठंडी हवा चाहिए उस जगह पर ले जाकर उसे हम आसानी से ठंडा कर सकते हैं। और विंडो टाइप रूम कूलर विंडो के किसी एक कोने में या डोर में फ्रेम बनाकर फिट किया होता है। अब ये एयर कूलर हवा को ठंडा करने के लिए प्रयोग करते हैं, उसी तरह से हवा को गर्म भी कर सकते हैं। क्योंकि गर्मी के मौसम में हमें ठंडा हवा की आवश्यकता होती है, तो सर्दी के मौसम में हमें सर्दी के मौसम में गर्म हवा की आवश्यकता होती है। तो उस अनुसार मतलब मौसम के अनुसार हवा के मोड को कैसे बदलेंगे, तो उसके लिए आज हमारे पास ये कूलर उपलब्ध है। ये कूलर मार्केट में साधारणतः आपको लगभग 3,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए के मूल्य में आपको मार्केट में मिलेंगे। ये एकदम लाइट वेटेड कूलर है, ये हर एक जगह पे आपको मिलते हैं। आप कहीं पे भी इसका प्रयोग कर सकते हो। पानी के द्वारा ठंडा करने वाले सिस्टम को रूम कूलर, एयर कूलर या वाटर वेपर सिस्टम कहते हैं। इस कूलर में हवा को ठंडा करने के लिए पानी का मुख्य तरह से प्रयोग किया जाता है। कूलर अगर देखा जाए तो भीतरी भाग और आंतरिक भाग, इसके अंदर क्या क्या है अभी हम लोग देखने वाले। इसकी जो बॉडी होती है, बाहर का जो ढांचा होता है, ये एमएस यानी कि लोहे की शीट का या प्लास्टिक के धातु का बना होता है। इसके भीतर कुछ इलेक्ट्रिकल पार्ट्स है जो मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिखाया है, पार्ट्स ऑफ एयर कूलर। तो इसके अंदर क्या क्या है, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में देखो तो इसके अंदर मोड सिलेक्टर अर्थात उसी को हम बोलते हैं प्रोग्राम सिलेक्टर, फैन सिलेक्टर यानी कि फैन की स्पीड को कम ज्यादा करने के लिए एक सिलेक्टर स्विच लगा होता है। दूसरा है स्विंग मोटर, हवा को चारों दिशा में बांटने के लिए यानी कि सभी जगह पर फैलाने के लिए एक स्विंग मोटर होती है। नेक्स्ट है ब्लोअर मोटर, रूम के अंदर की गर्म हवा खींचना, उससे ठंड में बदल कर आगे रूम में सप्लाई करने के लिए ब्लोअर मोटर होती है। तो नेक्स्ट है सबमर्सिबल वाटर पंप, क्योंकि पानी के द्वारा ही इसके अंदर ठंडी गर्म हवा ठंड में बदल जाती है। तो पानी जो होता है, यहाँ पर जो पानी देखते हो वाटर टैंक में, तो वाटर टैंक के अंदर का नीचे के हिस्से का पानी ऊपर तक पहुंचाने के लिए हमें वाटर पंप यानी कि मोटर की आवश्यकता होती है। फिर है 3 कोर सप्लाई वायर, सप्लाई पहुंचाने के लिए इसके अंदर 3 कोर की सप्लाई वायर होती है। तो इस तरह से इसमें कुछ इलेक्ट्रिकल पार्ट्स है। ये इलेक्ट्रिकल पार्ट्स कहाँ पे फिट किए ये भी हम डायग्राम में देखेंगे। कूलर में सबसे पहले आपने यहाँ पर देखा कंट्रोलर। तो कंट्रोलर में जो प्रोग्राम सिलेक्टर और फैन सिलेक्टर और इंडिकेटर, ऐसे 3 पार्ट्स यहाँ पर होते हैं। इसके पीछे वाले भाग से इसको 3 कोर की सप्लाई दी जाती है, 230 वोल्टेज 50 हर्ट्ज और एसी सप्लाई। यहाँ से 3 कोर की सप्लाई देंगे। तो सप्लाई सबसे पहले जाती है आपके कंट्रोलर में। अभी कंट्रोलर से अगर आपने प्रोग्राम सिलेक्टर द्वारा इसके अंदर प्रोग्राम सिलेक्ट किए कि कूल मोड पे जब हम इसको सेट करेंगे तो उस वक्त इसके अंदर का वाटर पंप, सेंट्रीफ्यूगल वाटर पंप या सबमर्सिबल वाटर पंप और ये जो ब्लोअर मोटर होती है, स्विंग मोटर होती है, ये 3 इलेक्ट्रिकल पार्ट्स काम करेंगे। कंट्रोलर के ऊपर आपने देखा कि फैन सिलेक्टर के द्वारा इसके अंदर का जो पंखा है, इस पंखे की स्पीड को आप लो, मीडियम और हाई इस 3 दिशा में बदल सकते हैं। और नीचे देखा कि इंडिकेटर से हमें ये सूचित होता है कि अभी इसके अंदर सप्लाई आ चुकी है, आपका कूलर चालू है। तो ये प्रोग्राम सिलेक्टर, मोड सिलेक्टर और फैन सिलेक्टर, इंडिकेटर, ऐसे 3 स्विच जहां पर होते हैं, जहां पर सप्लाई इनपुट होती है, उसको हम बोलते हैं कंट्रोलर। इस कूलर के ऊपरी भाग में जो सबसे ऊपर वाले भाग में आपने देखा कि यहाँ पर कंट्रोलर है। कंट्रोलर के पीछे वाले भाग में, सबसे पीछे वाले भाग में आप यहाँ पर देखेंगे नीचे इसका ब्लोअर असेंबली है। ये जो ब्लोअर असेंबली होता है, ये पूरी तरह से पैक होता है। इसके अंदर एक ब्लोअर मोटर होती है जो सप्लाई 230 वोल्टेज की एसी सप्लाई पे चलती है। इसके भीतर 3 स्पीड होते हैं, लो, मीडियम और हाई। ये ब्लोअर असेंबली पूरी तरह से ढकी होने के कारण एक जगह से हवा को अंदर आने का रास्ता होता है, तो दूसरी जगह से यही हवा आगे बाहर निकालने के लिए यहाँ पर सप्लाई एयर ग्रिल में से उसको बाहर भेजा जाता है। अब ये हवा अंदर कैसे आती है, ये कूलर कैसे कार्य करता है, हम देखेंगे। जब सप्लाई वायर से इसको 230 वोल्टेज की सप्लाई दी जाती है, तो सप्लाई सबसे पहले जाती है कंट्रोलर में। कंट्रोलर से आपने इसके मोड को कूल मोड पे सेट किया, कूल मोड और फैन मोड पे सेट किया, तो उस वक्त सेंट्रीफ्यूगल पंप, ब्लोअर मोटर और स्विंग मोटर तीनों भी चालू हो जाएंगे। तीनों मोटर चालू होने से यहाँ से कूलर के सबसे पीछे वाले भाग में जो रिटर्न एयर फिल्टर लगा है,
ये रिटर्न एयर फिल्टर में से कमरे की गर्म हवा को अंदर खींचा जाएगा। अभी कमरे के अंदर लगभग 30 से 33 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हवा रहती है। गर्मियों के मौसम में अगर देखेंगे तो 30 से 33 डिग्री सेल्सियस, कभी कभी इससे ज्यादा मात्रा में भी तापमान बढ़ जाता है। उसी वक्त हमें ठंडी हवा की आवश्यकता होती है। तो उस वक्त हम क्या करते हैं, इस कूलर के अंदर नॉर्मली जो अपने घर में मौजूद पानी होता है वो, या फ्रिज के अंदर जो चिल्ड वाटर होती है, ठंडे पानी की बोतल होती है वो, या आइस क्यूब इस वाटर टैंक के अंदर डाल देते हैं, जिससे इस वाटर टैंक के अंदर जो चिल्ड वाटर होता है, ठंडा पानी होता है, ये ठंडा पानी इस सेंट्रीफ्यूगल वाटर पंप द्वारा पानी को खींचकर आगे इस ऑरेंज कलर के जो पानी का जो पाइप दिया है, आउटलेट पाइप, या आउटलेट पाइप आगे जाता है स्प्रे नोजल में। अब स्प्रे नोजल में जो पानी आता है, ये पानी खसखस के पैड के ऊपर गिरता है। खसखस के पैड के ऊपर पानी गिरने से पहले इसके पीछे लगा हुआ रिटर्न एयर फिल्टर हवा को शुद्ध करता है। जो कमरे की गर्म हवा जो अंदर खींची जाती है, उस हवा में मौजूद मिट्टी होती है। अभी हवा में मिट्टी है, डस्ट है, मॉइस्चर पार्टिकल्स है, ये हमें आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन लगभग जब किसी स्थान पे हम कुछ समय बाद या कुछ घंटों बाद ऐसे या कुछ दिन बाद फर्श के ऊपर ऐसे हाथ घुमा के देखते हैं तो वहां पर हमें मिट्टी दिखाई देती है। इतनी मिट्टी हमारी हवा में होती है लेकिन आंखों से दिखाई नहीं देती। तो उस मिट्टी को हवा से मिट्टी को अलग करने के लिए सबसे पीछे एक रिटर्न एयर फिल्टर लगा होता है। तो इस एयर फिल्टर में से हवा को शुद्ध करने के बाद ये हवा आगे जाती है खसखस पैड के ऊपर। अभी खसखस पैड के ऊपर हवा आते ही जो ये स्प्रे नोजल है, ये स्प्रे नोजल बूंद 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 करके इस वाटर ड्रॉप को इस खसखस पैड में ऐसे छिड़काव करती है, स्प्रेड करती है, जिससे खसखस पैड पूरी तरह से ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसे चारों तरफ से पूरी तरह से गीला हो जाता है, एकदम गीला हो जाता है। खसखस का पेड़ जो उसके पत्ते होते हैं या अपना घास होता है, उस घास को एक साथ बांधकर उसका एक लंबा ऐसा शीट बनाया जाता है और उस शीट को कूलर के 3 हिस्सों में लगाया जाता है। कोई कोई कूलर में सिर्फ 3 हिस्सों में होता है, कोई कोई कूलर में एक ही हिस्से में पीछे वाले स्थान पर इसको लगाया जाता है। जब खसखस या घास के ऊपर ये स्प्रे नोजल द्वारा आया हुआ पानी इसके ऊपर गिरता है तो इसके पीछे वाले स्थान से खींची गई गर्म हवा जब इस फिल्टर और खसखस पैड में से गुजरेगी तो ये गर्म हवा का स्पर्श पानी को मिलेगा। गर्म हवा का स्पर्श पानी को मिलेगा, पानी अपनी ठंडी का स्पर्श खींची गई हवा को देगा। इस तरह से इसके सामने लगा हुआ ब्लोअर यहाँ से आने वाली हवा को ठंड में परावर्तित करके आगे इसी स्थान से इस हवा को सप्लाई एयर ग्रिल द्वारा रूम में पहुंचाएगा और यहाँ से जो हवा आएगी इस हवा को ऊपर, सीधा और नीचे चारों दिशा में बांटने के लिए यहाँ पर एक स्विंग मोटर लगाई जाती है। ये जो मोटर होती है ये मोटर कभी ऊपर कभी नीचे, कभी मतलब ऊपर, बीच में और नीचे, ऐसे तीनों स्थान में इसको घुमाती है। तो इसके लिए यहाँ पर एक स्विंग मोटर लगाई है। सप्लाई एयर ग्रिल में से जो हवा आएगी ये हवा लगभग 16 डिग्री सेल्सियस 16 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक आपको हवा ठंड में बदलकर रूम में पहुंचाएगी। और जिस कूलर को या जिस रूम को आपको ठंडा करना है वहां पे ध्यान में रखना है कि वो रूम चारों तरफ से पैक हो। वो रूम अगर सभी जगह से पैक रहेगी तो उस वक्त कूलर से आने वाली हवा आपके रूम को सही मात्रा में ठंड करेगी। तो ये जो आपने देखा कि हवा को ठंडा कैसे कर सकते हैं, ये हवा को ठंडा करने के बाद देखा कि हवा को ठंडा करने के लिए आपको यहाँ पर पानी की आवश्यकता है। तो कूलर के अंदर पानी है या नहीं है ये चेक करने के लिए यहाँ पर एक वाटर लेवल डिस्प्ले आपने यहाँ पर देखा, वाटर लेवल डिस्प्ले। इस डिस्प्ले के ऊपर लिखा होता है लो, ऊपर की ओर है मीडियम और सबसे ऊपर वाले भाग में फुल। इस वाटर लेवल इंडिकेटर के लिए यहाँ पर एक फ्लोट बॉल लगा होता है जो प्लास्टिक या थर्मोकोल का होता है। जब हम कूलर के अंदर पानी भरेंगे तो कूलर के अंदर पानी भरते समय अगर ज्यादा मात्रा में पानी भरा तो ओवरफ्लो हो जाएगा, या इसके अंदर ज्यादा मात्रा में पानी भरने से मोटर शॉप, मोटर में पानी जाना, ऐसे कुछ डिफेक्ट्स मतलब प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो वो नहीं होना चाहिए, इसके लिए यहाँ पर एक वाटर लेवल फ्लोट बॉल दिया जाता है। ये फ्लोट बॉल प्लास्टिक या थर्मोकोल का बना होता है। अगर वाटर लेवल इसके अंदर कम होगी तो ये बॉल है ना नीचे आएगा, जो इसका जो डिस्प्ले, ये डिस्प्ले भी लो की ओर आएगा। अगर आपने पानी ज्यादा मात्रा में भरा तो फ्लोट बॉल उतना ही ऊपर जाएगा। फ्लोट बॉल ऊपर जाने से इसका डिस्प्ले फुल की ओर बताएगा। वहां पे बॉल उस फुल की इंडिकेटर पे जाती है, आपको इसके अंदर पानी भरना बंद करना है। जब पानी सही मात्रा में भरेंगे तो उस वक्त हमें देखना है कि पानी इसके अंदर कम ना हो। कम कभी होता है जब ये कूलर कंटिन्यू चालू रहता है, तो यही ठंडा पानी जब खसखस की पैड के ऊपर गिरता है तो यहाँ पर इवेपोरेशन होता है।
यहाँ पर पानी एब्जॉर्ब होता है, और पानी एब्जॉर्ब होने से मतलब ये अपनी ठंडी का स्पर्श गर्म हवा को देकर वो पानी भाप में बदलकर सूख जाता है। इस तरह से वाटर टैंक के अंदर रखा हुआ पानी कुछ समय बाद या कुछ घंटों बाद धीरे धीरे कम हो जाता है। ये जो वाटर टैंक होती है, इस वाटर टैंक की या इस कूलर की कैपेसिटी लीटर में नापी जाती है। अगर आप मार्केट में जाएंगे, मार्केट में जाते समय आपको अगर एक कूलर परचेस करना हो, तो कूलर परचेस करते समय आपको एक ध्यान में रखना है कि कितने लीटर का या कितने लीटर की कैपेसिटी का कूलर आपको मार्केट से परचेस करना है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर देखा, नीचे से वाटर टैंक द्वारा पानी को ऊपर पहुंचाने के लिए यहाँ पर एक पंप लगाया जाता है। देखो, अधिकतर लोगों को ना यहाँ पर इस कूलर को कैसे प्रयोग करना है, कूलर का कैसे उपयोग करना है, वही पता नहीं होता। क्या होता है, मुख्यतः आपका कूलर चालू रहता है, लेकिन कूलर चालू होने से कोई ध्यान ही नहीं देता है कि इसके अंदर भरा हुआ पानी कम हो रहा है कि नहीं। पानी कभी कम होगा जब यहाँ से खींचा, मतलब टैंक के अंदर का पानी पंप की सहायता से जब खसखस की पैड के ऊपर गिरेगा तो वहां पर इवेपोरेशन होगा, पानी बाष्पीकरण द्वारा सूख जाएगा। लेकिन अगर इसके अंदर पंप चालू रहेगा, तो अगर पंप खराब हो गया, पंप खराब होने से इसके अंदर का पानी सूखेगा क्या? नहीं, उसके अंदर आपने पानी भरा तो 2-3 दिन बाद हल्का सा कम हो जाएगा, भाप में बदलकर हल्का सा कम हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर का पंप बंद रहेगा तो आपको सामने ठंडी हवा नहीं आएगी। फिर बहुत सारे लोग एडजस्ट कर लेते हैं, हाँ ठीक है हवा आ रहा है ना, उसी के सामने बराबर सो जाएंगे या उसी के सामने बैठ जाएंगे। लेकिन ये नहीं एनालाइज करेंगे कि अरे इसके अंदर से ठंडी हवा नहीं आ रही, तो ठंडी हवा न आने का रीजन क्या है? इसके अंदर का पंप बंद होना। कभी कभी पंप बंद होता है, या यहाँ पर जो स्प्रे नोजल होते हैं, ये स्प्रे नोजल के होल जो होते हैं छोटे छोटे होल, ये ब्लॉक होना। अब ये ब्लॉक कैसे होते हैं? तो ये जो स्प्रे नोजल होता है, इसका कनेक्शन कैसे होता है? देखो, ये एक पाइप है, इस पाइप में, ये जो पाइप है ना, इस पाइप में वाटर पंप का पाइप ऐसे कनेक्ट किया जाता है। वाटर पंप में से आया हुआ पानी ये बड़े वाले पाइप में आएगा। इस पाइप के ऊपर ऐसे छोटे छोटे सुई जैसे छेद किए रहते हैं, और छेद करने से उसी छेद में से बराबर पानी बूंद 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 करके नीचे जो खसखस पैड होता है, ये जो खसखस पैड आपने देखा, इस खसखस पैड के ऊपर गिरता है। अधिकतर लोग इस कूलर के अंदर बोरिंग का पानी डाल देते हैं, फिल्टर का पानी तो कोई यूज नहीं करता। मुश्किल से अगर करेंगे तो कुछ परसेंट मिलेंगे आपको, लेकिन फिल्टर का पानी अगर इसके अंदर डालेंगे तो ये इसके अंदर कम से कम मेंटेनेंस आपको आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको ये पाइप्स ब्लॉक्स होने की वजह से मिलते हैं, या मोटर खराब होने की वजह से मिलते हैं। क्योंकि इसके अंदर जितना नमकीन पानी रहेगा, बोरिंग का पानी रहेगा, उतना ही जल्दी ये इसके अंदर का मोटर खराब होता है, या ये जो स्प्रे नोजल होते हैं, इस स्प्रे नोजल के होल यहाँ पर ब्लॉक हो जाते हैं। क्योंकि जो बोरिंग का पानी होता है उसमें ना क्षार ज्यादा होते हैं, नमक ज्यादा होता है, तो उससे ये जो होल है ना, ये होल यहाँ पर ऐसे ब्लॉक हो जाते हैं। और होल अगर ब्लॉक हो गए तो स्प्रे नोजल में से पानी ज्यादातर नीचे नहीं गिरेगा। स्प्रे नोजल में से अगर पानी, मान लो कि ये स्प्रे नोजल है, स्प्रे नोजल की इतने 3 से 4 होल यहाँ पर ब्लॉक हो गए, तो जो पानी है ना, ये पानी एक साइड ही गिरेगा, यानी कि खसखस पैड जो है ना, ये एक ही साइड ठंडा होगा, बाकी का पूरा खसखस पैड गर्म रहेगा। अगर ये ऐसा भी हुआ तो भी आपको यहाँ पर ठंडी हवा नहीं मिलेगी। तो उस तो ध्यान रखना है कि ये जो स्प्रे नोजल है, स्प्रे नोजल को, जो स्प्रे नोजल के जो होल है, ये होल सही तरह से सभी भागों से खुले हो। अगर ये ब्लॉकेजेस रहेंगे तो आपको ठंडी हवा यहाँ पर नहीं आएगी। साथ साथ अगर ये कूलर जितने ज्यादा समय तक आप कूल मोड पे चलाएंगे, और अगर उस वक्त आपका पानी का पंप बंद हुआ या स्प्रे नोजल्स के होल बंद हो गए, तो उस वक्त उसका लोड वाटर पंप और ब्लोअर मोटर इन दोनों के ऊपर आएगा, और ये मोटर तुरंत खराब हो जाएगी। और अगर ये मोटर खराब हो गई तो कूलर के द्वारा आपको ठंडी हवा नहीं मिलेगी। इस तरह से हमने देखा कि गर्मी की सीजन में हवा को ठंडा कैसे कर सकते हैं। लेकिन अभी तो सर्दी का मौसम है, तो सर्दी के मौसम में आपको एक हवा को गर्म करना है, तो गर्म कैसे कर सकते हैं? देखो, हवा ठंड कभी हो जाती है जब उस हवा में कुछ पानी के कण मिक्स हो जाते हैं, तभी हवा ठंड हो जाती है। अगर हमें ठंडी हवा को गर्म में बदलना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि हवा के अंदर जो नमी है उस नमी को निकालना पड़ेगा। तो नमी को निकालने के लिए आपको उसके जो पानी के जो कनेक्शन है, पंप के कनेक्शन है, इस पंप के कनेक्शन को बंद करना पड़ेगा। कहां से बंद करेंगे? प्रोग्राम सिलेक्टर से जो बटन होता है ना, इस प्रोग्राम सिलेक्टर के बटन को हम कूल मोड से हटाकर फैन मोड पे डालेंगे। फैन प्लस स्विंग मोटर पे डालेंगे। उस वक्त केवल आपका ये अंदर का ब्लोअर मोटर और स्विंग मोटर चलेगी, पानी का पंप नहीं चलेगा। फैन और
स्विंग मोटर चलने की वजह से ठंडी के मौसम में जो कमरे का तापमान लगभग 16 या 20 डिग्री सेल्सियस जो होता है, यानी कि ठंडा तापमान जो होता है, ये ठंडी हवा खींचने से, ठंडी हवा सबसे पहले गुजरेगी एयर फिल्टर में से। अभी एयर फिल्टर में क्या होगा ना कि वो हवा जैसे इस फिल्टर में से गुजरेगी तो हवा के अंदर जो भी नमी रहेगी ये नमी यहाँ पर अलग हो जाएगी। साथ साथ खसखस का पैड पूरी तरह से सूखा होने के कारण ये जैसी वो हवा में अगर कुछ मौजूद पानी के कण या ठंडे हवा के कण रहेंगे तो खसखस या घास को लगने के कारण वो हवा हल्की सी गर्म हो जाएगी, यानी जो 20 डिग्री थी ये लगभग बाहर आते आते 30 डिग्री सेल्सियस तक बदल जाएगी और रूम के अंदर आपको गर्म हवा मिलेगी। मतलब आप ठंडी की सीजन में इस कूलर का प्रयोग कर सकते हैं, ठंडी की सीजन में हवा को गर्म कर सकते हैं, बस आपको उसका प्रयोग करने आना चाहिए। तो आपको उस वक्त क्या करना है, प्रोग्राम सिलेक्टर द्वारा उसको स्विंग और फैन मोड पे सेट करना है और गर्मी की सीजन में उसको स्विंग प्लस कूल मोड पे सेट करना है। कूल मोड मतलब क्या है, आपका पानी का पंप चलना, और ड्राई मोड मतलब क्या है, ब्लोअर मोटर और स्विंग मोटर चलना। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर आपको इस कूलर को साल के 12 महीने यूज करने का है तो सीजन वाइज आपको प्रोग्राम सिलेक्टर द्वारा इसके प्रोग्राम को सेट करना है। गर्मी की सीजन में जा रहे हो तो फैन और कूल मोड पे जाते वक्त इसके अंदर पानी भी भरना है। अगर ठंडी की सीजन में आपको इसका प्रयोग करना है तो स्विंग प्लस फैन मोड पे इसको सेट करना है और इसके अंदर पानी भी नहीं भरना है। जब आप इसको ड्राई मोड पे चलाते हैं ना कि ठंडी की सीजन में जब आप इसको चलाते हैं तो उस वक्त इसकी सर्विसिंग भी करते रहना कि ये जो पानी के पंप के कनेक्शन है इसमें इनलेट आउटलेट के होल को साफ करना है। यहाँ पर ज्यादातर मिट्टी नहीं लगना चाहिए, अगर मिट्टी या क्षार बैठ गए तो पानी अंदर नहीं जाएगा। अगर इस पानी के पंप के अंदर पानी नहीं जाने लगा तो ये बिना पानी के पंप गर्म होकर जल जाएगा। उसी तरह से ये जो स्प्रे नोजल के जो होल है इस होल को सही तरह से रेगुलरली साफ करते रहना है तो आपको कभी भी इस कूलर में दिक्कत नहीं आएगी, ना प्रॉब्लम्स आएगी, आपका कूलर सालों साल चलते रहेगा। तो इस तरह से हम लोग कूलर का कार्य, कूलर को कैसे सर्विस करना है ये अभी हम लोग सीख गए।